521 में से जो लोकसभा की सीटें थी तो एक जगह बाबा साहब लड़ेंगे। बाबा साहब कौन से बाबा साहब? जिनका आंदोलन भारत में सबसे बड़ा चला, उस मूवमेंट का सिर्फ एक ही जगह आदमी लड़ेगा और 520 जगह गांधी लड़ेगा। तो ये जो कांशीराम जी को समझा ही नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो विश्व रत्न है, जिनके विचारधारा के ऊपर इस देश को ही नहीं सारी दुनिया को चलना ही पड़ेगा, उस विचारधारा को सिर्फ एक जगह, मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कीमत सिर्फ एक और महात्मा गांधी जी की कीमत 520, ये कांशीराम जी को बहुत गलत लगा, बहुत गलत लगा। उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और वहाँ से कांशीराम जी का आंदोलन चालू हुआ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के आधार पर हम इस देश में हुक्मरान नहीं बन सकते। हुक्मरान तो दूर की बात है, एमएलए एमपी भी नहीं बन सकते। कामयाब यदि हमें बनना है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट इकट्ठा आने से नहीं होगा, एक जाति इकट्ठा आने से तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी आंदोलन एक जाति के आधार पर वो सक्सेस नहीं हो सकता है। वो ओबीसी यदि हमारे साथ में आ जाता है तो फिर हम इस देश के 85% हो जाते हैं। इसका मतलब हम हुक्मरान बनने के दिशा में जा सकते हैं। कि जिस रीवा लोकसभा में पूरे भारत में जहां पर 30% ब्राह्मण है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को हरा के विजयश्री प्राप्त की थी 1991 में। ये ओबीसी समाज अम्बेडकराइट आंदोलन के नजदीक आएगा तो इस देश में एक साल नहीं, कम से कम मिनिमम 500 साल तक अम्बेडकराइट लोगों का शासन रहेगा। यही कांशीराम साहब का कहना है। लगभग 70 के दशक में हम जब भारत का इतिहास देखते हैं, भारत उसी दौर में एक आपातकाल से भी गुजरा। उस वक्त भारत की जो राजनीति थी एक स्वर्ण पॉलिटिक्स की राजनीति थी। जिस तरीके से कांग्रेस रहे या भारतीय जनता पार्टी रहे, उनका अगर से इतिहास हम देखें तो सवर्ण पॉलिटिक्स से पूरे देश और दुनिया को भारत की राजनीति एक तरीके से परिचित थी। उसी वक्त उत्तर भारत और पंजाब के एरिया से एक नाम उछला, मान्यवर कांशीराम, जिन्होंने भारत में राजनीति की एक नई शुरुआत की और देश और दुनिया को बता दिया कि ये धर्मनिरपेक्ष भारत और साथ ही साथ सभी जातियों का और सभी धर्मों का भारत किस तरीके से राजनीति में उतरा। आज हम विवेचना कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी के पूरे एक्टिविज़म पे, उनके मूवमेंट पे, उनके सक्सेस पे और किस तरीके से वो देश को देखते थे और देश को एक महाशक्ति के रूप में ढालने में वो प्रयासरत थे। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं PS खोबरागड़े सर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और देश और दुनिया के तमाम बिंदुओं पर अपनी प्रखरता से नज़र रखते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलिंद वासनिक सर है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और साथ ही साथ अलग अलग विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ में। हम देखते हैं कि सर, जिस तरीके से आज सन 2024 में हम खड़े हैं, पर अगर से आज से 30 दशक का हम इतिहास देखते हैं तो भारत की राजनीति में एक नाम उभरा, जिन्होंने एक सवर्ण पॉलिटिक्स था, एक उच्च जातीय प्रिविलेज का पॉलिटिक्स था, जहां हर खेमों में, हर गाँवों में, हर कस्बों में आपको एक जातीयवादी एंगल दिखता था कि कुछ जातियों को हक थे और कुछ जातियों को हक और अधिकार नहीं थे। उसका विद्रोह करते हुए एक नाम उभरा, जिसने उत्तर भारत से लेके तो पंजाब तक और पंजाब से लेके तो कश्मीर तक उसका रिजल्ट मिला। आप किस तरीके से देखते हैं ये पूरे एक्टिविज़म को कांशीराम जी के? ये शुरुआत तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के आंदोलन से शुरू हुई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण होने के बाद में 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। लेकिन उसके पहले 1956 के बाद में फिर 59 में दादा साहब गायकवाड़ ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, भूमिहीन लोगों का आंदोलन बहुत बड़ा था और इसका स्वरूप होते होते 1965 तक बहुत बड़ा फैल गया। पूरा भारत उस आंदोलन में आ गया। आंदोलन तो बहुत बड़ा था, ऐतिहासिक था, जागतिक दर्जा का था, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो राजनीति में नहीं हुआ, राजनीतिक ताकत में नहीं हुआ। उसका ऐसा हुआ कि 521 में से जो लोकसभा की सीटें थी तो एक जगह बाबा साहब लड़ेंगे। बाबा साहब कौन से बाबा साहब? जिनका आंदोलन भारत में सबसे बड़ा चला, उस मूवमेंट का सिर्फ एक ही जगह आदमी लड़ेगा और 520 जगह गांधी लड़ेगा। तो ये जो कांशीराम जी को समझा ही नहीं है कि भाई कांशीराम जी को ये लगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इतने बड़े हैं, इसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और आंदोलन भी इतना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ दादा साहब गायकवाड़ जी के नेतृत्व में,
पूरे भारत को उसने अपने आंदोलनों को अपने इसमें लिए। लाखों लोग जेलों में गए थे। ऐसा बोला जाता है कि इस आंदोलन में बहुत सारे लोग जो है तो जेल कम गिरी थी। अच्छा। तो लोगों को स्कूलों में और बाकी जगहों में उनको रखना पड़ा। यानी स्वाभिमान की लड़ाई आप बोल रहे हैं। स्वाभिमान का आंदोलन, भूमिहीन सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। लेकिन आंदोलन तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका जो हमारा राज जो बनना चाहिए इस देश के ऊपर, तो राज बनने के हिसाब से जब लड़ाई हुई, डेमोक्रेसी में जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में कांशीराम जी ने ये देखा कि गांधी की कीमत 520 है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो विश्व रत्न है, जिनके विचारधारा के ऊपर इस देश को ही नहीं सारी दुनिया को चलना ही पड़ेगा, उस विचारधारा को सिर्फ एक जगह, मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की कीमत सिर्फ एक और महात्मा गांधी जी की कीमत 520, ये कांशीराम जी को बहुत गलत लगा, बहुत गलत लगा। उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और वहाँ से कांशीराम जी का आंदोलन चालू हुआ कि ये, मैं लोगों को बोल रहा हूँ, लोगों को पूछ रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं हो शकत नहीं, ये कैसे हो सकता है। बाबा साहब के ऊपर हम आमदार आंदोलन तो कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारधारा के आधार पे हम एमएलए एमपी चुन के नहीं ला सकते, हम इस देश में हुक्मरान नहीं बन सकते। ये अम्बेडकराइट लोगों का जब उन मतलब फीडबैक मिला, तब उनको बाबा कांशीराम जी को ऐसा लगा कि नहीं, ये लोगों के दिल और दिमाग में, अम्बेडकराइट आंदोलन चलने वालों के भी दिल और दिमाग में जब इतना पक्का हो गया है कि ये हो शकत नहीं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के आधार पर हम इस देश में हुक्मरान नहीं बन सकते, हुक्मरान तो दूर की बात है, एमएलए एमपी भी नहीं बन सकते, तो फिर ये हो सकते की लहर को कैसे कामयाब बनाया जाए, बाबा साहब के विचारों के आधार पर ये देश को कैसे हुक्मरान बाबा साहब के विचारधारा के आधार पर चलाया जाए, ये सोच लेकर कांशीराम जी के आंदोलन का उदय हुआ। यानी नींव वहाँ से रखी। यानी वो एक वैज्ञानिक थे, पूना में जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो फार्मूले नए नए बनाते थे, उनके नारे ज़मीन से जुड़े लोगों को अपील करते थे। तो किस तरीके से वो नारों की रचना करते थे और उन नारों ने किस तरीके से लोगों का हृदय जो था वो पॉजिटिव की तरफ, एक तरीके से जो निगेटिविटी की आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है, यानी इफ़ पॉसिबल, अगर से आप करेंगे तो हो सकता है, तो ये जो नारे का वो इन्वेंशन कर रहे थे, इजाद कर रहे थे, तो इसके पीछे किस तरीके की भूमिका रखते थे वो? सबसे बड़ा उनको लगा कि भाई ये लोगों को क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि ये आंदोलन जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वक्त में जो था, जो बहुत ब्रॉड बेस था, बहुत सर्वव्यापी था, पूरे भारत में था, लेकिन फिर से वो जाति तक सिमटते हुए नज़र आते दिखा। तो फिर उन्हें लगा कि कामयाब यदि हमें बनना है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट इकट्ठा आने से नहीं होगा, एक जाति इकट्ठा आने से तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी आंदोलन एक जाति के आधार पर वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो शेड्यूल कास्ट से नहीं, शेड्यूल ट्राइब भी उसमें आना चाहिए और ओबीसी सबसे बड़ा जो है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में शूद्र जो है वो शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट वर्ण में ही नहीं आता, वो वर्ण के बाहर का आदमी है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में जिसको शूद्र बोला गया, ऐसा ओबीसी जो है, वो ओबीसी यदि हमारे साथ में आ जाता है तो फिर हम इस देश के 85% हो जाते हैं। इसका मतलब हम हुक्मरान बनने के दिशा में जा सकते हैं। तो इन सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने नाम ही रखा, एक कंसेप्ट रखा बहुजन, कि भाई हम सब लोग जो है मैत्री और करुणा के आधार पे हम इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा यदि होते हैं तो हमारे प्रश्न जो है वो हम ही छुड़ा सकते हैं और इस देश पे हमारा राज कर सकते हैं। जो विषमतावादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को दूर करके हम समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय ये कर सकते हैं। किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, हम देने वाले लोग हैं, देने वाले लोग बन सकते हैं। तो बहुजन समाज बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज पार्टी बनाना थोड़ा इजी है, लेकिन बहुजन समाज बनाना ज़रा कठिन है, क्योंकि यहाँ की जातिवादी मनुवादी व्यवस्था ने इस जाति व्यवस्था को इतना जकड़ के रखा है, उनके दिल और दिमाग पे इतना कब्जा बना के रखा है कि आज भी हम देखते हैं कि आज भी वो हजारों जातियों में बटा हुआ है और अलग अलग रहना चाहता है, वो इकट्ठा नहीं आना चाहता है। लेकिन कांशीराम जी ने ये टास्क लिया, और टास्क लिया ही नहीं तो इस बहुजन ये शब्द को, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को हो शकत है में तब्दील कर दिया। हम और बात करेंगे आपसे। हम देखते हैं कि यानी
जो एक शासक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। तो जो शोषित वर्ग था उसका एक क्लस्टर आप समझा रहे हैं कि बहुजन कॉन्सेप्ट के आधार पर दुनिया को समझाया। हमारे साथ वासनिक साहब भी हैं। हम देखते हैं कि एक तरीके से देश में जिस तरीके से प्रचार और प्रसार होना था कांशीराम जी के आइडियोलॉजी का, बहुजन समाज खुद भी उसमें फेल रह गए पार्टी कि कुछ डिजिटल उनका लिटरेचर सामने आए, कुछ विकिपीडिया पे पेज बने, कुछ उनके भाषणों की एक तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो। तो ये जो एक तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरा मिस रहा है, तो इसके आपको उपाय किस तरीके से दिखते हैं कि उनके मैसेज भारत के जन जन तक जाए? कांशीराम जी ने जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स, कांशीराम जी ने ये कहा था कि जिस पार्टी के नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत न हो उनकी पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। और उसके लिए कांशीराम जी ने जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स, मतलब जैसे कहते हैं या बामसेव कहते हैं, ये बामसेव क्या करता था? ये बामसेव जो है नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करता था। जगह जगह पर जाकर उनके उस जिस भी समाज में जाना है उस समाज से एक नज़दीकी संबंध प्रस्थापित करता था। और कांशीराम जी का ये कहना था कि आपको जिस समाज में कार्य करना है उस समाज की साइकोलॉजी और उस समाज की सोशियोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे पे यदि करूं कि यदि मेरे को तेली समाज में कार्य करना है तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि तेली समाज में कौन संत, कौन सामाजिक कार्यकर्ता जो बड़े पैमाने पर जिसको माना जाता है उसकी मेरे को जानकारी चाहिए। वहाँ पर यदि मैं दूसरे किसी वाल्मीकि समाज या किसी की बात कहूँगा तो वो वाली बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं तेली समाज के बारे में, उनके मतलब नेता के बारे में बात करूँगा तो वो बिल्कुल जल्दी समझता है। ये बोलते साइकोलॉजी। और इस माध्यम से कांशीराम जी ने अपनी मूवमेंट को स्टार्ट किया। कांशीराम जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया और वो जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट सिर्फ महीने में या 15 दिन में काम करने वाली नहीं थी, ये 365 24। लेकिन देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ये भी बात करते हैं कि प्री मैच्योर बेबी के जैसे बहुजन समाज पार्टी को जल्दी लाया गया। जैसा आप नॉन पॉलिटिकल की बात करते हैं तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ और वो जल्दी उसका एक तरीके से फॉर्मेशन हो गया बसपा का। इस पर आप क्या बोलेंगे? ये आपने जो बात बोली है, ये जो बुद्धिजीवी क्या बोलते हैं, ये मैंने खुद भी मतलब क्या है कि ये बात कही है। और ये मैं आपको डेट के साथ में मतलब बता रहा हूँ। उसका वाक़या आप मतलब सुनिए कि 21 फरवरी 1990 में कांशीराम जी मेरे घर पे आए थे, रीवा में रुके थे। और मैं सवेरे जब उनसे मतलब बात कर रहा था तो उसके पहले मैं 4 महीना पहले दिल्ली गया था। तो मैंने ये कहा कांशीराम जी को कि सर मुझे ऐसा लगता है कि एक नींबू के पेड़ पे तब हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 2 यूपी से और 1 पंजाब से। तो मैंने कांशीराम जी को ये कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि नींबू के पेड़ पे बहुत जल्दी नींबू आ गए और अब वो पेड़ जो है वो नींबू के वजन से ही ऐसे झुक रहा है। तो साहब का ये जवाब था कि नींबू नहीं संतरे कहो करके। यानी आप जो बात कह रहे हैं तो समाज के तरफ से वो इतनी जल्द प्रतिक्रिया, मतलब वहाँ पे प्रतिसाद मिला कि हमारे को बहुत ही जल्दी उसके परिणाम मिले। और ये जो परिणाम जो मिले ये एक दिशा में गलत मतलब क्या है कि उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करने के बाद में यदि जो परिणाम मिलता है तो वो मेरा पूरा स्थायी परिणाम रहता है। और यदि मेरे को थोड़े से परिणाम में यदि कोई चीज़ मतलब मिली तो वो उतनी स्थायी नहीं रहती है। तो यही चीज़ बहुजन समाज पार्टी के बारे में हुई है, इस बात को मैं मानता हूँ। हमारे बहुत से लोग जो आपने यदि अन्य पार्टियाँ देखे होंगे तो अन्य पार्टियों में 20-20, 25-25 साल तक के कार्य करने के बाद में उनको किसी स्टेट की जिम्मेदारी मिलती है या किसी ज़िले की जिम्मेदारी मिलती है। हमारे लोगों को ये जिम्मेदारी बहुत जल्दी मिलने के कारण उनमें वो जो मैच्योरिटी जो चाहिए थी वो मैच्योरिटी मतलब क्या है कि नहीं आई। और ये जो मैच्योरिटी नहीं होने के कारण उन लोगों ने जिस प्रकार से एक अपरिपक्व नेता जो डिसीजन लेता है, इस प्रकार से कुछ डिसीजंस हुए हैं लोकल लेवल पर और उसकी परिणति आज हम जो स्थिति यहाँ पे देख रहे हैं वो दिख रही है। लेकिन कांशीराम जी का कहना ये था, जैसे हमारे मित्र PS खोबरागड़े ने कहा कि हम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाना चाहते, हम बहुजन समाज बनाना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी का बेस वोटर ये शेड्यूल कास्ट है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बल पे ही आप सिर्फ चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो हमने ये वाली रणनीति अपनाई कि हम OBC को टिकट देंगे और शेड्यूल कास्ट का
वोट जो है वो ट्रांसफ़र करवा दिए। आप लोगों को आश्चर्य हो जाएगा कि जिस रीवा लोकसभा में पूरे भारत में जहां पर 30% ब्राह्मण हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को हरा के विजयश्री प्राप्त की थी 1991 में। 1991 की बात कर रहे थे वासनिक साहब। सर, हम देखते हैं कि इतिहास बदल गया, वक्त बदल गया, तारीख बदल गई। अभी हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग है। क्या ये जो मोनोटोनस तरीका है, जो एक तरीके से कांशीराम जी ने प्रैक्टिकल किया, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप वही तरीके इस्तेमाल करते वक्त किस तरीके का अमेंडमेंट चाहते हैं कि उसके रिजल्ट मिले? नहीं, इस बात के लिए पूरे बहुजन मूवमेंट में, क्योंकि बहुजन मूवमेंट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बहुजन मूवमेंट नहीं होता है, उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो पढ़े लिखे हैं, कमिश्नर लेवल पे है, कलेक्टर लेवल पे है, आईएएस ऑफिसर है, सामान्य कर्मचारी है, और भी काफ़ी सारे लोग जो एक्टिव नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, वो इस बारे में चिंतन करते हैं। और ये एक आंदोलन है बहुजन समाज बनाने का। तो इस दृष्टि से अभी आप देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में इस मूवमेंट को युवाओं के तरफ लेके जाने के लिए न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी से के हिसाब से इस मूवमेंट को चलाने के लिए इस मूवमेंट का उत्तराधिकारी आकाश आनंद इस जवान को बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ये आंदोलन है, ये आंदोलन में जगह जगह पे कम ज़्यादा उतार चढ़ाव तो आने वाले हैं, और इसके लिए कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। क्योंकि ये आंदोलन है, ये बाबा साहब के ये मिशन है, और मिशन सिर्फ जल्दी कामयाब होना चाहिए, ये करेंगे तो कामयाब होगा ऐसा नहीं है, अविरत प्रयास करना पड़ता है। और इस प्रयास करने के लिए जो भी ज़रूरी है, सारी बातों को इस्तेमाल करने का तरीका, इस पे मंथन विचार चल रहा है, और वक्त के साथ बदलाव काम। यस, देखिए कांशीराम जी, सर पूरा एंटायर एक्टिविज्म उनका इंटेलेक्चुअल पे बेस्ड है, पर आज हम देखते हैं इंटेलिजेंसी की कमी है, एक तरीके से रीथिंकिंग और रिकंस्ट्रक्शन की कमी दिखती है। मोनोटोनस तरीके की ही बात होती है कि चल रहा है तो वैसा ही चलने दो। पर ये जो बदलाव आया है, जो कॉम्पिटिटर पार्टियां है उसमें तेजी से बदलाव आ गया है, पर बहुजन समाज पार्टी में हम देखते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चूक सी गई है किसी रणनीति में, आपको लगता है? नहीं, इसके दो ये तरीके हैं। देखो क्या होता है, वोट कौन देता है किसी भी पार्टी को? वोट देता है समाज। जैसे मैं पहले बताया था कि भाई ये आंदोलन, इतने लाखों लोग अम्बेडकरेट आंदोलन से आरपीआई की तरफ आ गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई 520 जगह तो कांग्रेस को वोट देना है, क्योंकि तो समाज ने कांग्रेस को वोट दिया, एक ही जगह सिर्फ अल्टरनेटिव था। इसी प्रकार से अलग अलग पद्धति से जो हमारा शत्रु है वो नहीं चाहता ना कि हम उसमें कामयाब हो, तो वो अपने तरीके इस्तेमाल करता है हमारे समाज को गुमराह करने के लिए। और हमारा समाज जो है जल्दी गुमराह होता है, और गुमराह होके जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। ये भी एक बात है। देखो क्या होता है, जिस बहन मायावती जी ने इतना बड़ा त्याग किया है, संघर्ष किया, पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का व्रत जिन्होंने लिया, सारा कुछ सब कुछ सिर्फ मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किया है। और इतना ही नहीं, कांशीराम जी 2003 में जब उनको अटैक आ गया तो वो फिर बोलने लायक भी नहीं रहे, आईसीयू में चले गए थे। तो लेकिन तब से लेकर आज तक 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और चलाई भी 5 साल तक। अब उतार चढ़ाव होते रहता है, व्यक्ति अलग होता है, लेकिन आज पूरे भारत में ये, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहो, कोई भी आंदोलन रहो, उसमें कम ज़्यादा होता है। अभी ये नैरेटिव जो चला, पूरे भारत में एक नैरेटिव चला कि भाई डराते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा समाज पहले ही डरा हुआ है, वो संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर डराया गया, और लोगों को लगा कि भाई ये बराबर है, ये नैरेटिव जो मनुवादियों ने फैला दिया, और उसके बहकाव में आ गए। तो जो वोटर खुद को बाबा साहब के तरफ जिनको जाना चाहिए, वो गांधी की तरफ चला गया, वो कांग्रेस की तरफ चला गया। मतलब अम्बेडकरिज्म को कामयाब बनाने को छोड़कर वो नैरेटिव के बहकाव में आकर सब लोग कांग्रेस की तरफ चले गए। तो और जाते वक्त ये नैरेटिव बनाते बनाते लोगों ने इतनी चालाकी की कि भाई कांग्रेस की तरफ जाना तो ठीक है, लेकिन खुद बीजेपी की बी टीम रहते हुए भी एक नया नैरेटिव स्थापित किया कि बीएसपी ये बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। तो ऐसा नैरेटिव करने से मतलब ये ताकतें, विरोधी ताकतें जो है वो बहुत बड़े, और हमारे ही लोगों के कंधों पे बंदूक रखकर, क्योंकि किसी को भी यदि पराभूत करना है
तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनके बीच में घुसपैठ करो, उनके लोगों के ऊपर कंधे पे बंदूक रखो, और ऐसा नैरेटिव जो है इस्टेब्लिश किया गया। इसका बड़ा असर मुख्यत्वे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला, राजस्थान में भी देखने को मिला, जो हिंदी बेल्ट है उधर भी देखने को मिला। तो समाज ही जब दूसरे तरफ चला गया तो वोट भी कम हो जाते हैं। क्या रिजल्ट देखते हैं सर, जो जिस तरीके से प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये ग्राफ गिरा, अगर से ग्राफ को वापस कांशीराम जी के एज तक लेके जाना है, जो अचीवमेंट थी, जो सक्सेस थे, तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या समीकरण रहेंगे? देखिए सर, मैं पहले आपको ये कहूँगा कि आपने जो ग्राफ जो गिरा बोला, तो उस पर मैं PS ने जो बात की उसमें ये ऐड करूँगा। 2007 में उत्तर प्रदेश में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 403 में हमारे 207 विधायक चुन के आए। 2009 में हमारे 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 18 हमारे पास में राज्यसभा के मेंबर थे। 2010 में राज्यसभा में हम तीसरी पार्टी थी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 21 थे। तो पूरे भारत में जो भी ताकतें हैं, जो एंटी अम्बेडकराइट मूवमेंट की जो ताकतें हैं, वो ताकतों ने पूरा अपना खेल खेलना चालू कर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, ये यदि इसकी ताकत को ये कम करना है, तो वो अपनी ताकतें, वो अपने चाले चलते रहे। तो उन्होंने अपनी चाले चलते रहे कि किसी भी कीमत पे बहुजन समाज पार्टी को, इसमें सभी लोग हैं, इसमें आपका कम्युनिस्ट भी है, आपका कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, SP भी है, सभी है। क्योंकि SP को जब तक कि वो बहुजन समाज पार्टी को नीचे नहीं ले आएगा तो वो वहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। कम्युनिस्ट के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ये जो थी, ये ब्रॉड बेस्ड पार्टी थी और ये पूरा उसका ब्रॉड बेस्ड। फिर भी साहब के तो डायलॉग है कि हरे सांप में हरा, हरी घास में हरा सांप, फिर भी हम लोग कैसे विक्टिम बन गए, हम रोक नहीं पाए खुद को और हमने कोई प्रोटेक्शन सेल नहीं बनाया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से भविष्य में हम इन जो चालबाजी हो रही है इससे बच पाए। हाँ, इसके लिए हमें मतलब ये होना पड़ेगा कि जो आपने जो हमारे को बात भाई न्यू टेक्निक्स, मतलब क्या है कि हमारे को करना पड़ेगा, हमारे नॉन पॉलिटिकल रूट्स को हमारे को एक्टिव करना पड़ेगा। हमारे लोगों के कंधे पे जो बंदूक रख के मतलब जो गोलियां दागते हैं, तो हमारे को उन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि ये हमारे कंधों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनको हमारे को सयाना बनाना पड़ेगा, उनको इंटेलेक्चुअल्स बनाना पड़ेगा। और हमारा ये जो वर्क है, ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स का वर्क जो कांशीराम जी जो करते थे, वो हमें करना पड़ेगा। हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे लोगों में एक नैरेटिव दिया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, आप कांग्रेस की तरफ में, ये वाली बात को ध्यान देना पड़ेगा। हमारे लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये बीजेपी और ये कांग्रेस एक ही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में चुनाव हुआ, इंडिया आघाड़ी एक तरफ में लड़ी थी और एक तरफ में NDA चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव 2024 में। इंदौर में ये हुआ, इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कैंडिडेट था और बीजेपी का कैंडिडेट था। कांग्रेस की कैंडिडेट ने ऐन समय पे अपना पर्चा वापस ले लिया। अब उस इंदौर लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट था, बीजेपी का कैंडिडेट था। लेकिन वहाँ पर, और आपको मैं ये ऐड कर दूँ कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 14% मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी वहाँ पर जो 25 लाख मतलब जो वहाँ पे जो वोटर्स हैं, उसमें से 3.5 लाख ये मुस्लिम वोटर्स हैं। आप ये जानते होंगे कि मुस्लिम वोटर कमोबेश बीजेपी को मतदान नहीं करता। तो कांग्रेस ने कोई वहाँ पर उसका कैंडिडेट नहीं है, तो उसने किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया। तो जो ये मुस्लिम वोटर्स था, उसने ये कहा कि हम क्या करें। तब ऐन वक्त पे कांग्रेस ने ये कहा कि आप नोटा में जाइए, जबकि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट था, इंडिया घटक दल का कोई कैंडिडेट नहीं था। तो कांग्रेस को यदि सही में यदि बीजेपी को यदि हराना होता तो वो कह सकती थी कि अभी एक ही कैंडिडेट बचा हुआ है, हमारे को इसके सिवा कोई पर्याय नहीं। बहुजन, आप एक ही है बोल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी? यस, मेरा कहना यही, मैं आपको इस उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी, जहां पे अम्बेडकराइट मूवमेंट की बात आती है, वो यहां पर ये एक ही है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 में जो कांग्रेस वहां पर, बीजेपी वहां पर 5,47,000 वोट से जीती थी, वो 2024 में जबकि 7.5% वोट इंदौर में कम हो गए, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को जो पिछले 2019 में उसको 10,61,000 वोट मिले थे, वो उस वक्त 12,62,000 वोट मिले। यानी ये जो कांग्रेस के ये जो पूरे वोट है, ये पूरे के पूरे वहाँ पे गए।
तो ठीक है। कांग्रेस ने हम ये जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने इस बात का हमारे को जवाब देना चाहिए कि इंदौर में उसने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन क्यों नहीं। सर, अंत में मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से वासनिक साहब बोल रहे हैं कि एलिगेशन लगा रहे हैं कि क्लोनिंग है, जयचंद भरे हुए हैं या स्लीपर सेल है कांग्रेस में, जो कुछ भी हो सकता है वो संशोधन का विषय है, लेकिन कांशीराम जी के मूवमेंट का भविष्य क्या देखते हैं आप, कम शब्दों में? नहीं, ये भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि कांशीराम जी ने क्या है कि लोगों को भयमुक्त करने का, डर मुक्त करने का, ये हर चीज़ हो सकती है। बाबा साहब के विचारों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इस आधार पे हम हुक्मरान बन सकते, ये विश्वास कांशीराम जी ने दिया। और उन्होंने ताकीद दी हर वक्त कि डरना नहीं। आपको मैं एक उदाहरण बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जू लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए, वहाँ पे हिटलर ने 20 लाख से भी ज़्यादा जू लोगों को मार गिराया। मतलब जितना अत्याचार पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जू लोगों के ऊपर, धरती पे, उतना किसी के ऊपर नहीं हुआ होगा। लेकिन आज की हालत में ऐसा है कि जू जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा नोबेल पारितोषिक वाले जू ही लोग हैं। पूरी अमेरिका की इकोनॉमी जू लोग चलाते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जू लोग चला रहे। पूरा इजराइल राष्ट्र जो छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन उसको जू लोग चलाते हैं। तो डरना नहीं साथियों, अम्बेडकराइट आदमी ने डरना नहीं चाहिए। कांशीराम जी ने नहीं डरने के लिए बोला है। ये डर की वजह से भय भी न होई न प्रीत, ओबीसी को क्यों फंसाया गया? तुलसीदास ने बोला कि यार इनको डर दिखाओ, ओबीसी को डर दिखाया गया और वो डर गए। और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि जो ओबीसी और बहुजन समाज जो है वो ब्राह्मण के नज़दीक गया। हमने डरना नहीं चाहिए। अम्बेडकराइट आदमी की पहचान ऐसी है कि चाहे हम कुछ भी हो जाए, हजारों सालों से हम पराभूत होते आए होंगे, हम आज भी पराभूत होंगे, लेकिन आने वाला समय हमारा है। जब तक इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय ऐसी व्यवस्था हम कर नहीं सकते, और यह हो सकता है। जब देखो, ये छोटी सी बात है, जब जब ओबीसी कांग्रेस के तरफ रहा, इस देश में कांग्रेस का शासन रहा। जब ओबीसी भाजपा के तरफ गया, भगवान के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे भाजपा का राज है। जिस दिन हमारे और अम्बेडकराइट लोगों के ये प्रयास से ये ओबीसी समाज अम्बेडकराइट आंदोलन के नज़दीक आएगा, तो इस देश में 1 साल नहीं, कम से कम मिनिमम 500 साल तक अम्बेडकराइट लोगों का शासन रहेगा। यही कांशीराम साहब का कहना है। बदलाव वक्त के साथ होता है, उस बदलाव को हमने एक तरीके से मानना चाहिए, सृजन करना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर से कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। उसी के आधार पर बाबा साहब आम्बेडकर और कांशीराम जी का मैसेज चला। सिर्फ उन बातों को रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है, रिफाइन करने की ज़रूरत है और रिकलेक्ट करने की ज़रूरत है। उसी के तरीके से हम देश और दुनिया में अपना नाम और सत्ता काबिज कर सकते हैं। ऐसा हमारे दोनों मान्यवर साहबों का कहना था। पीएस खोबरागड़े सर और वासनिक सर हमारे साथ आए। सर, आपका शुक्रिया। आप जुड़े रहिए आवाज़ से।